हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीजीएल 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेस्ट विल के सेकंड मॉक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मॉक टेस्ट 1 को डिस्कस कर रखा है। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने प्रोजेक्ट संदीप लॉन्च किया है, जो एक इनोवेटिव सीएसआर पहल है जिसका मकसद अपने ऑपरेशनल एरिया के युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों और अन्य यूनिफॉर्म वाली सेवाओं में भर्ती के लिए तैयार करना है। तो यहाँ पर टर्म एक आया है सीएसआर। सीएसआर का मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यह कंपनी है वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कि सिंगरौली के एरिया में है। सिंगरौली के आसपास के क्षेत्रों में युवाओं को सशस्त्र बलों और पुलिस सेवाओं की तैयारी के लिए लिखित परीक्षा के साथ साथ जो निःशुल्क ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग, वह निःशुल्क ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो राइट आंसर होगा डी, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एजर्शन एंड रीजन। कथन और कारण के प्रश्न है। कथन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों को भूमि का स्वामी माना जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी माना जाता था। राजस्व सीधे किसानों से बिना किसी मध्यस्थ के वसूला जाता था। तो आपको पता है रैयतवाड़ी व्यवस्था यह टॉमस मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा शुरू की गई थी। इस प्रणाली में जो किसान, जिसे रैयत कहा जाता था, उसे ही भूमि का वास्तविक मालिक स्वीकार किया गया था और राजस्व जो थे वह सीधे कंपनी से किसानों से वसूला जाता था। बीच में कोई भी जमींदार और सामंत नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गुप्ता रूलर इज नोन फॉर इशूइंग द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रयाग प्रशस्ति। किस गुप्त शासक को इलाहाबाद प्रशस्ति जारी करने के लिए जाना जाता है? बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है। इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसे ही प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के उपलब्धियों, उसके विजयों का वर्णन है। उपलब्धियों के साथ साथ उसके विजयों का वर्णन है। इसके लेखक जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। इसके लेखक हरिसेन थे। ठीक है। कई बार इससे सवाल पूछा जाता है इसकी शैली और भाषा के बारे में। तो यह संस्कृत में थी और इसकी शैली चंपू शैली में थी। तो राइट आंसर हो गया समुद्रगुप्त, यानी बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द भक्ति मूवमेंट। भक्ति आंदोलन की एक विशिष्ट विशेषता है। कौन सी विशेषता है? ऑप्शन है, विस्तृत अनुष्ठानों पर जोर, जाति व्यवस्था का कड़ाई से पालन, मोक्ष का मार्ग भक्ति के रूप में देखना और केवल संस्कृत का उपयोग। तो भक्ति आंदोलन ने ईश्वर के प्रति प्रेम, जो ईश्वर के प्रति लोगों का व्यक्तिगत प्रेम है, ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा और आत्मसमर्पण के रूप में देखना है। समर्पण के रूप में देखना है, यानी इसका राइट आंसर होगा सी, मोक्ष का मार्ग भक्ति के रूप में देखना। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में हुए ट्रैवल लेजर इंडिया और साउथ एशिया के इंडियाज बेस्ट अवार्ड IBA 2025 का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ ट्रैवल प्लस लेजर इंडिया एंड साउथ एशिया इंडियाज बेस्ट अवार्ड IBA 2025 हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन दिसंबर 2025? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन है डिस्कवर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पासपोर्ट टू पॉसिबिलिटी, वेयर ट्रेवल मीट्स लग्जरी और जर्नी बियॉन्ड बाउंड्रीज। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पासपोर्ट टू पॉसिबिलिटी। यह इसका मुख्य विषय था, थीम था। यह जो पुरस्कार है वह एवरी ईयर दिया जाता है, वार्षिक पुरस्कार है जो कि हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल उद्योग में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। तो राइट आंसर हो गया पासपोर्ट टू पॉसिबिलिटी यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इट इज कंसंट्रेटेड इन स्ट्रेटोस्फेयर, यह समताप मंडल में केंद्रित है। ओजोन है, ओजोन परत का लगभग 90% हिस्सा वह कहाँ है? समताप मंडल में है। ओजोन परत का 90% हिस्सा समताप मंडल में, पहला कथन सही है। सेकंड है, यह सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, 1 और 2, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम, एसआई यूनिट ओम होता है, ठीक है। अन्य जो है वोल्ट, विभवांतर की, वोल्ट जो है वह विभवांतर की इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की करंट की, और वाट वह शक्ति का मात्रक वाट है। तो राइट आंसर होगा ओम। नेक्स्ट है, द साइमन कमीशन वाज बाइकॉटेड बिकॉज। साइमन आयोग का बहिष्कार किया गया, क्यों किया गया? ऑप्शन है, इसने डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव रखा, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसने पृथक निर्वाचक मंडल का समर्थन किया, इसने संघवाद को अस्वीकार कर दिया। तो आपको पता है साइमन, स से 27, यानी 1927 में साइमन कमीशन आया था। इसमें 7 मेंबर थे और सभी के सभी ब्रिटिश थे। तो इसका इसलिए विरोध किया गया क्योंकि किसी भी भारतीय प्रतिनिधि को शामिल न करने के कारण यह एक इरिलेवेंट बन गया था। यह जो आयोग है वह इरिलेवेंट बन गया था क्योंकि इसमें भारतीयों की बात ही नहीं होती। तो इसके लिए साइमन गो बैक का नारा दिया गया था, साइमन गो बैक का नारा दिया गया, और इसका राष्ट्रवादी जो विरोध है वह राष्ट्रव्यापी हुआ था। तो राइट आंसर हो गया बी, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड डज नॉट अटेंड पार्लियामेंट्री मीटिंग्स येट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और संसद की बैठकों में भाग लेने के लिए भी नहीं बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? तो आपको पता है हमारी संसद जो है वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इन तीनों को मिलाकर ही तो संसद बनता है। तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं आर्टिकल 79 के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही किसी बैठक में भाग लेते हैं। तो दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक उनके हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन पाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, यानी ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक मलक्का स्टेट के पास रॉयल थाई एयरफोर्स RTAF के साथ एक ज्वाइंट इन सीटू एयर एक्सरसाइज कर रही है। तो इनमें से कौन सा एयरक्राफ्ट भारत के 4 हिस्सा लेने वाले एयरक्राफ्ट में से नहीं है? तो भारत का कौन सा एयरक्राफ्ट नहीं है? ऑप्शन है IL-78, अवॉक्स, AEW&C और लास्ट है तेजस MK-1 है। तो राइट आंसर होगा डी। मलक्का जलडमरू मध्य के पास जो अभ्यास आयोजित की गई थी उसमें तेजस MK-1 को शामिल नहीं किया गया था। तो इसमें कौन कौन से विमान गए थे? तो इसमें गए थे Su-30
30 MK1 IL-78, ठीक है, जो कि हवा में ही ईंधन भरने वाला विमान है। IL-78 जो है वह हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह के विमानों ने भाग लिया था। डी इसका राइट आंसर है। तेजस इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज आर लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। कौन सा कर केंद्र के द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो ऑप्शन है स्टाम्प शुल्क, यात्री एवं माल कर, संपदा शुल्क या समाचार पत्रों पर कर। तो राइट आंसर होगा स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प शुल्क। आर्टिकल 268 के अनुसार, 268 के अनुसार जो स्टाम्प ड्यूटी होता है, स्टाम्प ड्यूटी और उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जो कि केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन इसका वसूली जो होता है वह संबंधित राज्य करते हैं। तो राइट आंसर होगा ए। Who has been appointed as the president of Jio Platform Limited to lead its international business initiatives? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पहल का नेतृत्व करने के लिए जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। डैन बेली को नियुक्त किया गया था जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में, जो कि 5G डिजिटल तकनीक के साथ साथ वैश्विक विस्तार अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक पहल के लिए इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा डैन बेली इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स? कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो याद रखिएगा आज से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में गलती कभी नहीं होगा। तो टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर किसी व्यक्ति किसी संस्था से लिया जाता है। अप्रत्यक्ष कर वस्तु से लिया जाता है, किसी वस्तु से अप्रत्यक्ष कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें कोई जैसे GST हो गया, कोई सर्विसेज हो गया, तो यह किसी व्यक्ति के द्वारा डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, किसी वस्तु पर या सेवा पर लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा प्रत्यक्ष कर है? GST किसी व्यक्ति पर नहीं लगता है, उत्पाद शुल्क भी नहीं लगता, सीमा शुल्क भी नहीं लगता, आयकर किसी व्यक्ति और संस्था पर लगता है। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है रेपो रेट रेफर्स टू। रेपो रेट से तात्पर्य क्या है? तो इसकी तो परिभाषा आपको याद रखनी चाहिए कि रेपो रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को ऋण देती है। आरबीआई कमर्शियल बैंक को ऋण देती है जिस रेट पर, तो उसे रेपो रेट कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ए। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। तो ये इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है यह आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ग्वालिया टैंक मैदान में, ठीक है। तो इसी में भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया था और इसी के साथ आंदोलन शुरू किया गया था। तो पहला कथन सही है। दूसरा है इसने भारत से अंग्रेजों को तत्काल वापसी की मांग की थी। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया था, गलत है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और इसने भारत से अंग्रेजों की तत्काल वापसी की मांग की थी। यानी 1, 2 और 3 सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर होगा 1, 2 और 3, यानी ए इसका राइट आंसर है। Who led the India under-19 women football team to victory in the South Asian Football Federation (SAF) under-19 Women Championship? दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप में भारत की अंडर-19 महिला फुटबॉल टीम में किसने जीत दिलाई थी?
अंडर 19 की टीम है जिसके जीत दिलाने वाले हैं जुलान नोंगमाइथेम। जुलान नोंगमाइथेम, तो बी इसका राइट आंसर है। ध्वनि तरंग के गुणों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स। पहला ऑप्शन है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में यह यात्रा नहीं कर सकती है। उनकी गति माध्यम पर निर्भर करती है। ठोस पर अलग होता है, द्रव में अधिक, गैस में ठोस में अधिक, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होती है। तो यह परावर्तन और अपवर्तन दर्शाती है। तो चौथा ऑप्शन भी सही है। तो इसमें 1, 3 एंड 4 राइट आंसर होगा, यानी ए इसका राइट आंसर है। आपको पता है जो ध्वनि है उसकी सबसे अधिक चाल होती है इस्पात में और वह ठोस होता है, तो ए इसका राइट आंसर है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मानव पाचन तंत्र का कौन सा भाग मुख्य रूप से पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। तो पोषक तत्वों का अवशोषण किस में होता है, तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। पोषक तत्व का अवशोषण होता है जैसे विटामिन, खनिज, विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सबों का अवशोषण होता है। छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर उंगली जैसी जो संरचना होती है उसे विलाई कहा जाता है। विलाई, इसकी संरचना अंगुली नुमा होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी काउजेज। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? बहुत ही आसान सवाल है। बच्चों में सूखा रोग होता है जिसे रिकेट्स कहा जाता है। रिकेट्स को ही सूखा रोग कहा जाता है जो कि विटामिन डी के कमी से होता है और यह वयस्कों में ऑस्टेमलेशिया के नाम से जाना जाता है। बच्चों में रिकेट्स के नाम से, बड़ों में ऑस्टेमलेशिया के रूप में। यह सूखा रोग ही है। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से, और पिलाग्रा B3 या नियासिन की कमी से। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया रिकेट्स। कथन और कारण के प्रश्न है। ध्वनि तरंगें निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है जिससे संचरण के लिए किसी पदार्थ के माध्यम की आवश्यकता होती है। सेम सवाल है, इसमें घुमाकर पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए इसका राइट आंसर है। विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कौन सा नियम स्थिर तापमान पर गैस के दाब और आयतन के बीच संबंध को स्पष्ट करता है? ठीक है, तो बॉयल का नियम है जिसमें स्थिर तापमान पर दी गई किसी गैस की जो निश्चित मात्रा का आयतन है उसे निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो यह बॉयल का नियम है, बी इसका राइट आंसर है। चार्ल्स का नियम में स्थिर दाब पर आयतन और ताप के संबंध को बताता है। स्थिर दाब पर आयतन और ताप के बीच संबंध को दर्शाता है। इसमें कंफ्यूजन होता है, याद रखिए बॉयल इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा ऊर्जा गैर नवीकरणीय है, यानी जिसका रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या बायोमास। तो जो ऐसे ऊर्जा संसाधन जो सीमित मात्रा में है, जो एक बार समाप्त हो गया तो दोबारा नहीं भरा जा सकता, दोबारा नहीं लाया जा सकता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो यह सब क्या होते हैं? यह सब गैर नवीकरणीय स्रोत होते हैं। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लगभग हर एग्जाम में इससे सवाल पूछा जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर हेग है। हेग जो कि नीदरलैंड्स में है।
यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। इसे 1946 में शुरू किया गया था। 1946 में शुरू किया गया था। इसके जो नीदरलैंड्स में प्लेस है उसका नाम है पीस पैलेस। पीस पैलेस, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? विश्व विकास रिपोर्ट कौन संगठन जारी करता है? ऑब्वियस है, वर्ल्ड की बात हो रही है तो डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक इसे जारी करता है। यह 1978 से एवरी ईयर इसे जारी किया जाता है, जिसमें वैश्विक आर्थिक विकास, गरीबी और नीतिगत प्राथमिकताओं का विस्तृत विवरण दिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर है वर्ल्ड बैंक यानी बी। अंडर विच स्कीम आर कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइडेड टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज? सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बिना गिरवी के ऋण किस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं? यह सवाल सीजल 2025 में भी पूछा गया था, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में किसी भी गैर कृषि लघु और सूक्ष्म उद्योग को बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपया तक का ऋण दिया जा सकता है। बिना गारंटी के 10 लाख का ऋण दिया जा सकता है। अभी इसे बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। अभी हाल में इसे बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। इसमें 3 श्रेणी के ऋण दिए जाते हैं। 3 श्रेणी के ऋण दिए जाते हैं। इससे पहले वाले सेट में भी था यह। पहला था शिशु के अंतर्गत 50,000 तक का ऋण दिया जाता है। शिशु के बाद किशोर में 50,000 से 5 लाख तक, 50,000 से 5 लाख तक का ऋण। और लास्ट है तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक, और इसे अभी हाल में बढ़ाकर 20 लाख तक किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी बी इसका राइट आंसर है। तो ये था टेस्ट बिल का सेकंड मॉक। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।